इस पाठ का पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हड़पाई मुहर ये सैलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी, जिस पर जानवरों के चित्र, लिपि के चिन्ह और ये जो लिपि के चिन्ह हैं जिन्हें हम आज तक नहीं पढ़ सके। हमें जो पूरा वस्तुएं प्राप्त होती है, आवास, मृद भांड, आभूषण, औजार, मुहरें, इससे पुरातत्वविद है वो अनुमान लगाते हैं। परिभाषिक शब्दावली, स्थान व काल, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। मन के बाट और फलक, इस मानचित्र को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, सूतकंगेडोर, धोलावीरा, चनहुदड़ो, कोटदीजी, गनवेरीवाला, ये गनवेरीवाला स्थल है, ये पाकिस्तान में है। गनवेरीवाला, कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी, मांडा, जम्मू कश्मीर में, ये सभी स्थल हम पढ़ चुके हैं। सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, निर्वाह के तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बैल का उपयोग किया जाता था खेत को जोतने के लिए। जोते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। हल के प्रतिरूप हमें बनवाली से प्राप्त होते हैं। एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और अफगानिस्तान में सोरतुगोई नामक स्थल से नहरों के कुछ अवशेष हमें मिले हैं। हड़प्पा स्थल है वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। इन सब के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, यानी जो पूरा वस्तुएं प्राप्त होती है उनकी पहचान कैसे की जाती है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने, पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। यानी भोजन तैयार करने के लिए हमें आवश्यकता थी अनाज पीसने के यंत्र की, और उनको मिलाने के लिए, मिश्रण करने के लिए, जैसे जो भी अनाज पीसते थे अनाज को मिलाने के लिए और पकाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। यानी भोजन बनाने के लिए जो भी आवश्यकता थी हमें बर्तनों की, उनको किससे बनाया जाता था, पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। यानी हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो से जो खुदाई की गई और खुदाई में जो आरंभिक रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई, उस रिपोर्ट का कुछ उदाहरण है वो यहां पर लिखा जा रहा है। तो हम देखते हैं उसमें क्या लिखा गया है। अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली है। मोहनजोदड़ो से अवतल चक्कियां मिली है बड़ी संख्या में, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं, क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है। चक्कियों के तल कैसे है, उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो प्रकार की चक्कियां मिली है। मोहनजोदड़ो से अवतल जो चक्कियां मिली है वो दो प्रकार की मिली है। एक तो वे जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जैसे आजकल जो घरों में चक्कियां होती है उसी प्रकार की एक तो चक्की मिली है जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, और दूसरी चक्की वे है जो सालन अथवा तरी बनाने के लिए या जड़ी बूटियां तथा मसालों को कूटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दो प्रकार की चक्कियां हमें प्राप्त होती है।
इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। यानी जड़ी बूटी या मसालों को कूटने वाली जो चक्की है उसको, या जो पत्थर है उसको क्या नाम दिया गया है? सालन पत्थर नाम दिया गया। हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा। अर्नेस्ट मेके की पुस्तक है फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937। इस पुस्तक से ये उद्धरण लिया गया है। ये देखो, ये अवतल चक्की है। इस प्रकार खुदाई में मोहनजोदड़ो से, ये याद रखना आपको, मोहनजोदड़ो से खुदाई में क्या मिली है? अवतल चक्कियाँ मिली है और इनके 2 प्रकार है। ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देखो, धोलावीरा से मिला जलाशय। धोलावीरा जो स्थल है ये कहाँ पर है? धोलावीरा ये गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में है और यहाँ से जलाशय प्राप्त हुआ है। ये देखो, ये जलाशय का चित्र है। यहाँ पर ये जलाशय प्राप्त होता है धोलावीरा गुजरात से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के बाद में मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो एक नियोजित यानी प्लानिंग के साथ बनाया हुआ एक शहरी केंद्र था मोहनजोदड़ो। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से इसका हम अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। आपने इसका नाम, काफ़ी समय से आप इसका नाम सुनते आ रहे हैं, मोहनजोदड़ो। तो ये सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। देखो, सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज होती है 1921 में। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई। हड़प्पा सबसे पहले 1921 में खोजा गया और 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की गई। बस्ती 2 भागों में विभाजित है। मोहनजोदड़ो की बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया। 2 भाग है जिसमें एक छोटा है लेकिन वह ऊंचाई पर बनाया गया है। दूसरा कहीं अधिक बड़ा है लेकिन वह नीचे बनाया गया। अब देखो, दोनों में अलग अलग बातें इसमें बताई गई है। बस्ती 2 भागों में विभाजित की गई है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग छोटा है। एक भाग क्या है? एक भाग छोटा है और दूसरा बड़ा है। जो छोटा भाग है उसको ऊंचाई पर है और बड़ा भाग नीचे बनाया गया है। पुरातत्वविदों, ये इस चित्र में आप देख सकते हो। देखो, ये छोटा भाग है और ये कौन सा है? दुर्ग है। और ये निचला भाग है जो बड़ा है, बड़े क्षेत्र में। देखो इस प्रकार, लेकिन बड़ा है लेकिन ये निचले स्थान पर या नीचे की जो जगह है उस पर स्थापित किया गया है या स्थित है। नेक्स्ट है, इन्हें क्रमशः, यानी बस्ती को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो की बस्ती को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है दुर्ग और दूसरा कौन सा है? निचला शहर। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। अब जो दुर्ग है उसके चारों ओर दीवार बनाई गई थी और दीवार इसलिए बनाई गई थी
ताकि निचले शहर से इसको अलग किया जा सके। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो कि नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथा स्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। यानी पहले बस्ती की प्लानिंग बनाई गई और उसके बाद में उसका कार्यान्वयन किया गया। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी। यानी ईंटें हैं वो एक निश्चित अनुपात में होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। यानी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की लंबाई है वो चौड़ाई की 4 गुनी होती थी और चौड़ाई ऊंचाई से 2 गुनी होती थी। ये याद रखना, लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी और चौड़ाई ऊंचाई से 2 गुनी होती थी। इस प्रकार ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई। इसमें देखो हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। हड़प्पा की दुर्दशा कैसे या किसने की, देखो 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, अब ये भी आपको याद रखना है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन रहा है, देखो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्होंने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। हड़प्पा जो स्थल है, यहां से एक रेल पटरी बिछाई जा रही थी लाहौर से मुल्तान, और इसमें जो ईंटें थी वो इस रेल पटरी में बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल को कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। हड़प्पा की तो दुर्दशा कर दी गई। रेल निर्माण के लिए इसकी ईंटें हैं वो निकाल ली गई, जबकि मोहनजोदड़ो अब भी सुरक्षित था। नेक्स्ट है नालों का निर्माण। देखो नियोजित शहर था, ये नाला बनाया हुआ है। देखो मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। ये नाली बनाई हुई है और इसका देखो ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, विशाल प्रवेश द्वार बनाया गया है। तो ये नियोजित शहर था, इसलिए नालों का निर्माण भी अच्छी तरह से किया गया है। नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा जो स्थल है उनकी एक अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया है। सड़कें और गलियां एक ग्रिड पद्धति से बनाई गई है। यानी ग्रिड पद्धति का मतलब है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटना। इस प्रकार ये जो पद्धति है
ये पद्धति ग्रिड पद्धति कहलाती है। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि पहले सड़क का निर्माण किया गया, फिर नालियां बनाई गई और उसके बाद में उसके अगल बगल मकानों का या आवासीय स्थल मकान है या आवास का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। यानी यदि घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों से जोड़ना था, प्रत्येक घर को नालियों से जोड़ना था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था, तभी उस घर को उस नाली से जोड़ा जा सकता था। नेक्स्ट है दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा निचला पूर्वी भाग है। दो भाग है, एक जो पश्चिमी भाग है ना, ये तो छोटा है, छोटा पश्चिमी भाग जहां पर क्या है, दुर्ग है, और निचला पूर्वी भाग जहां पर बस्ती है। इस नियोजन में विविधताएं भी है। धोलावीरा तथा लोथल ये दोनों स्थल कहां पर है, गुजरात में है, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किल्लेबंद थी। ये एक अपवाद कह सकते हैं कि धोलावीरा और लोथल स्थलों पर पूरी जो बस्ती है उसको किल्लेबंद किया गया था। शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। लोथल के अंदर दुर्ग को दीवार से नहीं घेरा गया था, लेकिन बस्ती से कुछ ऊंचा बनाया गया था। नेक्स्ट है गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है वह आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में, खासतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में ये जो आंगन है वह खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। देखो, भूमि तल पर जो दीवारें बनी हैं उसमें खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। यानी खिड़कियां बनी हुई नहीं है। कोई भी घर का जो आंतरिक भाग है उसको मुख्य द्वार से अवलोकन नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर था। प्रत्येक घर में क्या था, एक स्नान घर था, जिसकी नालियां दीवार के सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो मोहनजोदड़ो में क्या था, एक तो देखो दीवारों में खिड़कियां नहीं थी और सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। घर का जो ईंटों के फर्श बना है वहाँ पर एक स्नान घर होता था और मुख्य द्वार से घर के आंतरिक आंगन को सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था। आवासों में कुएं बने हुए थे और इस प्रकार इतने कुएं बने हुए थे कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी बताई गई है, 700 बताई गई है।
ये इस प्रकार देखो, ये इसमें दर्शाया गया है। आंगन और सीढ़ियाँ वगैरह इस चित्र में दर्शाई गई है। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, ये इसका प्रवेश द्वार है यहाँ पर। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं। नालियों के विषय में देखो मैके क्या लिखते हैं, अर्नेस्ट मैके। निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से, हर आवास गली को नालियों से जोड़ा गया। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। यानी नालियां भी ऐसे बनी हुई थी कि उनको ढका गया था। यदि इनमें गाद भर जाता है, गार भर जाता है, तो उनको उठा करके ईंटों को निकाला जा सकता था, इनको साफ किया जा सकता था। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियों का भी प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। घरों की जो नालियां हैं वो सबसे पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें जो ठोस पदार्थ होता था, घरों से जो कचरा वगैरह आता था वो उसमें जमा हो जाता था और गंदा पानी नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतराल पर सफाई के लिए होदियां बनाई गई। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं। देखो ये मलबे में इस प्रकार नालियां मिली है और ये मलबे के संकेत भी वहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं खुदाई में, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अब कचरा वहीं पर मिला है तो इसे अनुमान लगाया गया है कि कचरा जो नालियों से निकलता था उसको हमेशा उठाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैके की पुस्तक अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन, ये पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथन में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था वहीं नालियां पक्की ईंटों से भी बनाई जाती थी। लोथल में तो क्या है, जो आवासों का निर्माण किया गया है वह कच्ची ईंटों से किया गया है और नालियां जो लोथल में बनाई गई है वह पक्की ईंटों से बनाई गई है। नेक्स्ट है दुर्ग। दुर्ग में देखो मार्शल द्वारा खोदी गई गहरी खाई, यहाँ मार्शल ने खुदाई करी है और व्हीलर द्वारा खोदी गई गहरी खाई। ये विशाल स्नानगार है, ये मुख्य सड़क है, ये महाविद्यालय है, विशाल आंगन है, पूरा स्थल 2 और जेनसन द्वारा खोदा गया कुआं। इस प्रकार ये अलग अलग पुरातत्वविद है जिन्होंने यहाँ पर खुदाई की है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। दुर्ग का जो प्रयोग है वो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए ही किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने हैं बहुत पहले नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार भी इसमें सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। अब इसमें देखो ये विशाल स्नानागार है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है विशाल स्नानागार जो एक आयताकार जलाशय है
जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई है। ये आपको याद रखना है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में 2 सीढ़ियां बनी हुई है। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया है। यानी किसका प्लास्टर किया गया है? जिप्सम का प्लास्टर किया गया है। ये भी याद रखना है। जो विशाल स्नानागार है उसको जो प्लास्टर किया गया है वह जिप्सम से किया गया है। गारे के प्रयोग से इस जलबद्ध किया गया है। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। तीनों ओर कक्ष बने हुए, जिसमें एक में बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार भी बनाए गए। ये संख्या याद रखनी है। देखो, एक तरफ 8 स्नानागार भी बनाए गए हैं। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने। एक गलियारा है बीच में इनके, और दोनों ओर 4-4 क्या बनाए गए हैं? स्नान घर बनाए गए हैं। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। यानी इस प्रकार की जो व्यवस्था मिली है, इससे स्पष्ट होता है कि ये किसी न किसी कोई धार्मिक उत्सव में इस स्नानागार का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। समाधान। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। यानी पुरातत्वविद यह जानने के लिए कार्य कर रहे थे कि ये जो यहाँ के लोग हैं मोहनजोदड़ो के, क्या इनमें सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हुए इन्हीं विधियों में से एक समाधान का विधि का इन्होंने प्रयोग किया। समाधानों का अध्ययन किया। अब समाधान से कैसे पता चलता है? देखो, आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों में, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। अब यहां से देखो पता चल गया, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा दफनाई गई थी, इसका मतलब वह कोई विशेष व्यक्ति था, राजकीय व्यक्ति था, या कोई राजा था, या धनवान व्यक्ति था। इसलिए समाज में कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य पाई गई थी। इस प्रकार पुरातत्वविदों ने यह जानकारी प्राप्त की है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। यानी जो मिस्र के पिरामिड है वहां हमें बड़ी मात्रा में धन संपदा वगैरह मिलती है, और हड़प्पा स्थल है, यहाँ के जो समाधान है इसमें मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। अब गर्त का मतलब जो गड्ढे हैं उनमें दफना दिया जाता था मृतकों को, और कुछ जो समाज में विशिष्ट स्थान रखते थे उनके जो गर्त है उनकी सतहों पर ईंटों की चिनाई भी कर दी जाती थी। तो ईंटों की चिनाई की गई है, इसका मतलब वो कोई विशिष्ट व्यक्ति होंगे। क्या ये विविधताएं सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करती है? यह कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों की जो खुदाई की गई है उनमें मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का
मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता है। यानी कुछ मान्यताएं थी कि मरने के बाद में व्यक्ति वापस जीवित होता है और उसको ये इन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। पुरुष और महिलाओं दोनों के समाधानों में आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के तीन छल्लों जैस्पर एक प्रकार का उपरतन के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहां पर मिला है? हड़प्पा के कब्रिस्तान में 1980 के दशक में। ये याद रखना आपको, जिसमें पुरुष की खोपड़ी के समीप एक शंख के 3 छल्लों जैस्पर, जिसको एक प्रकार का उपरतन है, मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण प्राप्त होता है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी है उनमें मृतकों के साथ जो बहुमूल्य वस्तु दफनाने का जो विश्वास है वो उनमें नहीं था, जबकि मिस्र की जो सभ्यता है वहां पर बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई जाती थी। ये देखो यहाँ एक तांबे का दर्पण है। ये तांबे का दर्पण है। ये फ्यान से बना एक पात्र है। नेक्स्ट है विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तुओं की खोज सामाजिक भिन्नता को पहचानने की यह एक अन्य विधि है। एक विधि तो कौन सी है? समाधान। किस के समाधान के साथ क्या दफनाया गया है, इससे उनकी जो सामाजिक स्थिति है उससे पता चलता है। दूसरी जो है विलासिता की वस्तुएं अगर प्राप्त होती है तो इससे भी सामाजिक भिन्नता की पहचान होती है। ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां, मृत भांड, सुइयां, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं की कीमती मानते हैं जो दुर्लभ अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। जिसमें फयांस, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक विशेष प्रकार का जो पदार्थ है वो फयांस कहलाता है। फयांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना बहुत कठिन था। तो ये फयांस क्या है ये अच्छी तरह से याद कर लेना। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां जो फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी है मिलती है। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यानी जो तकलियां सूत काटने वाली मिली है, क्या हम उनका प्रयोग भी विलासिता के रूप में कर सकते हैं? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है। यानी दुर्लभ जो वस्तुएं मिली है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो स्थल है यहाँ से ही प्राप्त होती है। छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती है, बहुत ही कम प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। फयांस का उपयोग है, देखो क्या काम आते थे। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। फयांस के जो बने लघु पात्र है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होते हैं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचियों से प्राप्त
हुए थे। यानी हड़प्पा स्थल से सभी जो स्वर्ण आभूषण प्राप्त होते हैं वह संचयों से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। ये संचय शब्द क्या है? देखो, संचय शब्द यानी हड़प्पा से जो हमें स्वर्ण आभूषण मिले हैं वो संचयों से प्राप्त होते हैं। संचय शब्द का है, संचय शब्द क्या है? लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संचय शब्द पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया, जो हम संचय करके जो वस्तु रखते हैं, संचय करके रखते हैं। जैसे सावधानी पूर्वक किसी वस्तु को हम संचय करके रखते हैं, जैसे प्राचीन काल में जो घड़ों में वस्तुएं रखी जाती थी उनके लिए ये संचय शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऐसे संचय आभूषण के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुण्य प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं लेता। यदि मान लो घड़े में किसी ने संचय करके रख दिया और वो उसको काम में नहीं लेता है तो ये तब तक उसी के अंदर ही रहेगा जब तक पुरातत्वविद उनको खोज नहीं लेता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।